सो दिस इज द पीडीएफ नोट्स विच आई हैव कंपाइल्ड फॉर यू, जिसमें सारे ग्राफ्स हैं और ग्राफ्स के साथ साथ आपको उसमें डेटा भी दिया गया है। फिर ग्राफ का एक्सप्लेनेशन आप कैसे लिखोगे। अगर आपके एग्जाम में 6 मार्कर में ये क्वेश्चन आ गया कि एडी का पूछ दिया गया, तो कंसेप्ट को डिफाइन करो, फिर उसके बाद उसमें एक डेटा लो, फिर उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशन लिखो। तो ये सारी चीजें इस पीडीएफ में कंपाइल्ड है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा। बट मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, उसके बाद एग्रीगेट डिमांड है, जिसमें ये सारी चीजें आपको मेंशन किया गया है कि आपको क्या क्या लिखना है। लाइक एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन, देन डेटा है, डेटा के बाद ग्राफ है, और ग्राफ के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, क्योंकि ग्राफ को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी आपको। देन एग्रीगेट सप्लाई है, कंजम्पशन फंक्शन है, सेविंग फंक्शन है, फिर डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम सेविंग कर्व एंड वाइस वर्सा। इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में चीजें हैं, इक्विलिब्रियम का अप्रोच है, दोनों अप्रोच से, एडीएस और एसआई अप्रोच से, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिएंट डिमांड, एंड एट द लास्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में सारी चीजें आपको मेंशन कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम में मेंशन करोगे। बट अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है। देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है चार्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या क्या चीजें मिलती है। लैंड जो होता है उसको रेंट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलते हैं। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो ये चार चीज है। और एक चीज और बता दूं कि जो ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसके मालिक कौन होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर। इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। लेकिन क्लास 12 में आपको केवल 2 सेक्टर के बारे में पढ़ना है, हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ऐसी इकोनॉमी है कि जो कि क्लोज्ड है और उसमें केवल 2 ही सेक्टर ऑपरेट कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। अब देखो कैसे काम करते हैं। एक हो गया हमारा हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा हो गया आपका फर्म या बिजनेस सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है कि अपने फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। किसको, फर्म को, फर्म सेक्टर को, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। राइट, ये सारी चीजें उसको देता है। अब फर्म क्या करता है, फर्म्स इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगाता है काम पे और उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। तो फर्म क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, जो कि हाउस होल्ड सेक्टर ही खरीदेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। ये हो गया आपका हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर के बीच का ये रिलेशन। इसके बाद क्या होता है, अब देखो, अब जब हाउस होल्ड सेक्टर ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप दिया है, तो फर्म उसके बदले में क्या करेगा, फर्म उसके बदले में पेमेंट करेगा और उस पेमेंट को नाम से जाना जाता है फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स। और ये किस फॉर्म में होगा, अगेन यही सारी चीजें, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में होगा। अच्छा, जब हाउस होल्ड के पास पैसा आया तो हाउस होल्ड पैसे का कैसे खर्च करेगा, उस पैसे को खर्च करेगा जो भी बिजनेस सेक्टर या फर्म सेक्टर ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया ना, इस पे ही खर्च करेगा। मतलब कि यहां पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, मतलब पैसा इस तरफ मूव करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये सारी चीजें। तो अगर आप देखोगे तो ये जो येलो वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज मनी फ्लो, क्योंकि इसमें आपका मनी का फ्लो हो रहा है। और जो अपर सर्कल है, जो ऊपर वाला सर्कल है, ये आप जाना जाता है फिजिकल फ्लो या फिर रियल फ्लो। तो इस तरीके से इकोनॉमी में मनी का फ्लो होता है। सो दिस इज ऑल इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब बात कर ले हम लोग एग्रीगेट डिमांड के। इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन क्लास 12 में आपको ये दोनों सेक्टर के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल सी प्लस आई के बारे में पढ़ना है। अब एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसा बनेगा, तो सबसे पहले आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे। इसमें आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओगे और जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ एग्जाम में भी वैसे ही बनाना। आपको सारे लेबल करने हैं, सारे जो आपके कोऑर्डिनेट्स है उसको लेबल करना है, उस पर कौन सा वेरिएबल आपने रखना है, ये सारी चीजें आपको वहां पर ड्रॉ करनी है। ये हो गया वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम लोग इनकम को रखेंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग कंजम्पशन को रखेंगे एंड इन्वेस्टमेंट को रखेंगे। अब देखो एडी का कर्व कैसा बनता है।
इस चीज को समझो कि यहाँ पर जो आई है ना वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि इनकम लेवल पे डिपेंडेंट ना हो, मतलब वो कांस्टेंट रहेंगे। तो आपके आई का कर्व कैसा बनेगा? कांस्टेंट बनेगा, राइट। ये आपका आई का कर्व हो गया। उसके बाद क्या होगा कि आपके सी का कर्व बनेगा। सी का कर्व कैसा बनता है? सी का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो यहां से आप सी को अपवर्ड स्लोपिंग बनाओगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे इनकम लेवल राइज होता है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी राइज होता है। अच्छा, सी यहां से क्यों स्टार्ट हुआ? इस पॉइंट से क्यों स्टार्ट हुआ? ये इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंज्यूम लोग करते हैं और वो कंजम्पशन कहलाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी बार से, राइट। तो वहां से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से, लेट से इसका नाम रख देते हैं पी पॉइंट से स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये आगे बढ़ता चला गया, ये कंजम्पशन का कर्व हो गया। अब एडी का कर्व कैसा बनेगा? एडी क्या होता है? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो अगर एडी सी प्लस आई है तो मतलब सी और आई दोनों का समेशन होगा। इसका मतलब ये सी के पैरेलल में ही ग्रो करेगा और ये बन गया आपका एडी का कर्व। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है? आई का डिस्टेंस है, क्योंकि सी और आई में किस चीज का फर्क है? आई का ही फर्क है ना। जो यहां तक का डिफरेंस होगा वही यहां तक का इस दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। तो ये जो डिफरेंस है दैट इज आई इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से आपका एडी का कर्व बन गया। एडी भी आपका अपवर्ड स्लोपिंग बनता है क्योंकि वो सी पे डिपेंडेंट है और आई पे डिपेंडेंट है। तो आई तो कांस्टेंट है, लेकिन सी क्योंकि इनकम लेवल के साथ बढ़ता हुआ जा रहा है तो आपका एडी भी इनकम लेवल के साथ बढ़ता हुआ जाएगा। यहां पर एडी जो है दैट इज सी प्लस आई। और इसके बाद अब देखो, अगर एग्जाम में 3 एंड 4 मार्कर में एडी का पूछ लिया गया है कुछ भी कंसेप्ट, तो वहां पर आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन 6 मार्कर में पूछ लिया गया है तो वहां पर आप डिफाइन करोगे एडी को, उसके बाद डेटा लोगे एंड देन उसको ऑब्जर्वेशन को भी लिखोगे कि क्या क्या पॉइंट है। तो सारी चीजें आपके लिखी होनी चाहिए, जो कि मैंने पीडीएफ में दे दिया है। यू कैन रेफर टू दैट पीडीएफ ऑल्सो। अब एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कैसा बनता है? देखो अगेन हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो सी प्लस एस के बराबर होता है, कंजम्पशन और सेविंग कर्व के बराबर होता है। और यही वाई के बराबर ही होता है, वाई मतलब नेशनल इनकम के बराबर होता है। तो यहां पर हम लोग एक्स एक्सिस पर इनकम लिखेंगे और वाई एक्सिस पर हम लोग क्या लिखेंगे? एएस को लिखेंगे, राइट। अब देखो एएस का कर्व जो बनता है वो 45 डिग्री लाइन बनता है। 45 डिग्री लाइन बनने का मतलब ये हो गया कि किसी भी पॉइंट पर आपका जो एएस होता है वो इनकम के बराबर होता है। मतलब आपका जो एएस होगा वो इनकम लेवल के ही बराबर होगा। इस कारण से एग्रीगेट सप्लाई का कर्व जो होता है वो 45 डिग्री लाइन बनता है। तो यहां पर आप 45 डिग्री भी मेंशन करोगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई का कर्व। अब बात कर लेते हैं हम लोग कंजम्पशन फंक्शन की। अब कंजम्पशन का कर्व हम लोगों को ड्रॉ करना है, तो कंजम्पशन फंक्शन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अगेन हम लोग क्या करेंगे? एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, यहां पर 0 मेंशन करेंगे। एक्स एक्सिस पर आपका इनकम हो गया, वाई एक्सिस पे आपका कंजम्पशन हो गया। आप इसका पूरा फुल फॉर्म लिखोगे, शॉर्ट नहीं लिखना है। अब देखो होता क्या है कि जो कंजम्पशन कर्व है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कंजम्पशन कर्व जो होता है वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है, वो आपके वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। लेट्स से यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है, जैसे मान लो इसका पॉइंट हम लोग पी रख देते हैं, तो दिस सेक्शन ओपी ये क्या है? ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है जो कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे खर्च किया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद आपका वाई का कर्व कैसा बनता है? मतलब 45 डिग्री लाइन जो कि एएस का कर्व भी होता है। तो ये हो गया आपका वाई का कर्व, ठीक। अब देखो होता क्या है, ये हो गया आपका सी का कर्व। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पर वाई और सी दोनों इक्वल है। और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इस पॉइंट को कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्योंकि जब आपका कंजम्पशन इक्वल होगा इनकम के, इसका मतलब आप सेविंग कितना कर रहे होगे? 0 कर रहे होगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि सेविंग इज इक्वल टू 0 एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। और इससे पहले जितना आप कुछ कर रहे हो, लेट्स से ये वाला सेक्शन जो है ये क्या है? ये है डिस सेविंग। मतलब क्या हुआ कि इस सेक्शन में अगर आप देखोगे तो इस सेक्शन में आपका कंजम्पशन ज्यादा है, वाई कम है। इस पूरे सेक्शन में कंजम्पशन ज्यादा है, वाई कम है। इसका मतलब ये हो गया कि आप कमाने से ज्यादा खर्च कर रहे हो, तो मतलब आपका डिस सेविंग हो रहा होगा। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है इस सेक्शन में? इस सेक्शन में आपका सेविंग हो रहा होगा। इस तरीके से आपका बन गया कंजम्पशन फंक्शन और सी का कर्व। उसके बाद आते हैं एपीसी और एमपीसी के बारे में। अच्छा, अगेन वही सारी चीजें आप मेंशन करोगे, ऐसे ही ग्राफ बनाओगे आप। आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, यहां पर इनकम, यहां पर कंजम्पशन, ठीक है। अब कंजम्पशन कर ड्रॉ करना हम लोग सीख गए हैं। तो एपीसी निकालना है।
एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी इज इक्वल टू होता है सी अपॉन वाई। मतलब किसी भी पॉइंट का अगर आपसे एपीसी निकालने के लिए बोले ना, लेट्स से कि ये पॉइंट है, इसका एपीसी निकाल के बताओ, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इनकम कितना है। तो लेट्स से इनकम ले लेते हैं y1 और यहाँ पर कंजम्पशन कितना है, तो कंजम्पशन ले लेते हैं c1। तो आपका इस पॉइंट का, ये पॉइंट है m, तो इस m पॉइंट का एमपीसी कितना हो जाएगा, तो OC1 आपका कंजम्पशन हो गया, यहां से यहां तक आपका कंजम्पशन है, ठीक है, इस पॉइंट का m पॉइंट का, और इनकम कितना है, तो OY1। सो ये यहाँ का एपीसी हो गया। अब इसी तरह अगर हम लोग एमपीसी ड्रॉ करें, तो एमपीसी क्या होता है, एमपीसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। अब देखो हम लोग अगेन इनकम और यहां पर कंजम्पशन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सी का कर्व बनाएंगे, कंजम्पशन का कर्व यहां पे बन गया। अच्छा, एमपीसी क्या होता है कि इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया ये बताया। लेट्स से कि यहां पर इनिशियल पॉइंट कुछ था, ये इनिशियल कुछ पॉइंट है, यहां पर y1 है, ठीक है, और इस पॉइंट पर आपका c1 है। अब देखो इनकम में चेंज आ रहा है, लेट्स से आपका इनकम चेंज हो गया y1 से y2, तो इससे क्या होगा, अगर आप ड्रॉ करोगे तो इससे ये पता चलेगा कि आपका इनकम लेवल बड़ा है तो आपका कंजम्पशन भी बड़ा होगा, तो C2 हो गया। तो इस पॉइंट का एमपीसी निकालो, बताओ भाई एमपीसी, और इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं लेट्स से n। तो ये चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन y है, तो चेंज इन कंजम्पशन कितना हो रहा है, C1 C2, चेंज इन इनकम कितना हो रहा है, y1 y2, तो ये आपका एमपीसी हो गया। तो इस तरीके से आप एमपीसी का कर्व बनाओगे। अब देखो सेविंग फंक्शन को कैसे आप ड्रॉ करोगे, ग्राफ लोगे, अगेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपका ड्रॉ होगा, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कुछ देर पहले कि जो कंजम्पशन कर्व होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, वो 0 से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है, ये आपका कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस कारण से कंजम्पशन कर्व होता क्या है, कंजम्पशन कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सर्टेन एक पॉइंट पर होता है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी आप कुछ कंज्यूम करते हो। अब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे अगर आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो, इसका मतलब आप कुछ डिस सेविंग कर रहे होगे इस स्थिति में। तो ऐसे कंडीशन में जो आप सेविंग कर्व बनता है वो आपका निगेटिव से स्टार्ट होता है, निगेटिव से स्टार्ट होता है और वो y को कट करेगा और फिर अपवर्ड स्लोपिंग चलता चला जाएगा। अच्छा, जितना वैल्यू का आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन था ना, यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन का जितना वैल्यू था उतना ही वैल्यू नीचे भी आपका होगा, ये उतने ही वैल्यू का नीचे होगा, लेट्स से इसको Q रख देते हैं, और उतने वैल्यू का यहाँ पर डिस सेविंग हो रहा होगा, ये आपका डिस सेविंग हो रहा होगा, माइनस में नेगेटिव में आपका सेविंग हो रहा होगा। और OP और OQ सिमिलर होंगे एग्जैक्टली, ठीक है, OP जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा OQ भी यहाँ पर होगा, ठीक। उसके बाद देखो आपका सेविंग कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है आपका सेविंग भी बढ़ता चला जाता है। उसके बाद एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे क्या हुआ, यहाँ पर सेविंग इक्वल हो गया है 0 के। ये क्यों हुआ, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि ये वो पॉइंट होता है जहां पर आपका इनकम कर्व, ये स्ट्रेट लाइन होगा, इनकम कर्व जो होता है वो C के इक्वल हो जाता है, मतलब यहाँ पर C इज इक्वल टू वाई हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में आपका सेविंग 0 हो जाता है। तो ये वही चीज है, तो सेविंग आपका 0 हो गया, तो इस पॉइंट को भी आप क्या कह सकते हो, इस पॉइंट को कहोगे आप ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। यहाँ पर सेविंग इज इक्वल टू 0 हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि C इज इक्वल टू वाई हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट सेविंग फंक्शन। अब बात करते हैं हम लोग एपीएस एंड एमपीएस के बारे में। अगेन सिमिलर चीज जैसे हम लोगों ने कंजम्पशन में किया था वैसे ही, तो इसमें क्या करोगे, सेविंग कर्व क्योंकि नीचे से ग्रो होगा। अब लेट्स से कि आपसे पूछ दिया जाए कि इस पॉइंट का, इस एम पॉइंट का एपीएस कितना है, तो आप यहाँ पर देखो इनकम कितना है और सेविंग कितना है, यहाँ पर वही सारी चीजें आप लिखोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। यहाँ पर आप सेविंग को डिनोट करोगे, यहाँ पर आप इनकम को डिनोट करोगे। तो अब देखो कि इस एक्सिस पर एम पे, मतलब इस पॉइंट पर, एम पॉइंट पर कितना आपका एपीएस है। तो एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सेविंग अपॉन इनकम। तो आपका सेविंग कितना हो रहा है, तो यहाँ पर लेट्स से कि एस मान लेते हैं, और इनकम कितना है, वाई है। तो आप कहोगे कि एम पॉइंट पर एपीएस जो है वो ओ एस अपॉन ओ वाई है, क्योंकि सेविंग आपका ओ एस हो गया और इनकम आपका ओ वाई हो गया। तो ये सारी चीजें। इसी तरह अगर हम लोग एमपीएस की बात करें, तो एमपीएस में अगेन आपका जो सेविंग कर्व होगा वो नीचे से स्टार्ट होगा। अब देखो, अब आपका कोई एक पॉइंट था, एम पॉइंट था ना, एम पॉइंट था यहाँ पर, और एम पॉइंट पे वाई था, और सेविंग कितना हो रहा था, एस हो रहा था। अब इसमें कुछ चेंज आ गया, चेंज आने का मतलब ये हो गया कि अब आपका लेट्स से कि इनकम बढ़ गया, वाई से वाई1 पे आ गया। तो इनकम अगर बढ़ गया है तो आपका सेविंग भी बढ़ जाएगा, S1 हो जाएगा। तो अब पूछेगा कि एन के बारे में बताओ कि यहाँ पर एमपीएस कितना है, तो आप एमपीएस लिखोगे चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो सेविंग में कितना चेंज आया, S1 का चेंज आया, और इनकम में कितना चेंज आया, Y1 का।
तो यहां पर एमपीएस हो गया SS1 अपॉन y1, राइट। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेविंग कर्व को कैसे डिटरमाइन करेंगे कंजम्पशन कर्व से। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, 6 मार्कर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले आप कंजम्पशन कर्व को ड्रॉ कर लो। तो कंजम्पशन कर्व ड्रॉ होगा तो इस प्रकार से होगा, ठीक है, ये सी का कर्व हो गया। अच्छा, इनकम कर्व कुछ ऐसा बनता है, ये हो गया। अब देखो, ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों मीट होते हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहां पर C इज इक्वल टू वाई हो गया, और ये जो पॉइंट है ये इस तरीके से होगा। अब देखो, इससे हम लोग सेविंग कर्व कैसे बनाएंगे? तो सेविंग कर्व ठीक इसके नीचे में आप बनाओगे, राइट, यहां पर आप बनाओगे ये सेविंग कर्व आपका। अब सेविंग कर्व स्टार्ट कहां से होगा? कंजम्पशन कर्व तो हम लोगों ने बना लिया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, लेट्स से P है, तो ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा। तो जितना OP का वैल्यू होगा ना, जितना OP का वैल्यू होगा उतना ही नीचे आपको जाना पड़ेगा और वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा सेविंग कर्व, ठीक है, ऐसे आप स्टार्ट करोगे, ठीक। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका हो गया, लेट्स से कि इसका नाम को रख देते हैं OQ रख देते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव सेविंग हो रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये पता चल गया कि यहां से स्टार्ट होगा, यहां पर ये चीज पता चल गई कि यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि जितना OP का वैल्यू है उतना ही OQ का वैल्यू होगा, लेकिन नेगेटिव में। अब ये किस पॉइंट पर जाके एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये पता चलाने के लिए आपको इस तरीके से आपको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है और वहां पर आना है एक्स एक्सिस पर, और इसी पॉइंट पर आपका कट होगा आपका एक्स एक्सिस, सेविंग कर्व कट करेगी, ये आपका सेविंग कर्व हो गया। और ये पॉइंट क्या कहलाता है? ये पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट अगेन, और इस पॉइंट पर आपका क्या हो रहा है? सेविंग 0 हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप कंजम्पशन कर्व से आप सेविंग कर्व भी बना सकते हो। इसमें आप बहुत सारी और भी चीजें मेंशन कर सकते हो। ये जो आपका सेक्शन है दैट इज डिस सेविंग, अगेन इसमें भी वही सारी चीजें, ये जो आपका सेक्शन है दैट इज डिस सेविंग, और ये वाला जो सेक्शन है इसके बाद वाला दैट इज सेविंग, पॉजिटिव सेविंग्स आप कह सकते हो, और यहाँ पर भी अगेन पॉजिटिव सेविंग्स। सो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कर देना, और यहाँ पर आप इनकम लेवल लिखोगे, यहाँ पर आप कंजम्पशन लिखोगे, यहाँ पर आप सेविंग लिखोगे, और यहाँ पर आप इनकम लिखोगे। सो दैट इज ऑल अबाउट डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व। इसका वाइस वर्सा भी होता है, पहले आप सेविंग कर्व बना लो, उसके बाद कंजम्पशन कर्व बना लोगे, ठीक, ये सारी चीजें आपकी हो जाएगी। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन से। इन्वेस्टमेंट फंक्शन को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो इनकम पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किया जाता है। लेकिन जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होते हैं वो आपका प्रॉफिट मोटिव से नहीं किया जाता है, इनकम इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकम इनलास्टिक होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, राइट। हर एक इनकम लेवल पे, चाहे आप 100 ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, सारे पे आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एक ही होगा, राइट। तो ये हो गया ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है, जो इनकम लेवल, इनकम जैसे जैसे बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता चला जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कैसे निकालोगे? ये आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व हो गया, ठीक है, ये आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व हो गया। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिखो वाई एक्सिस पर, और यहाँ पर आप इनकम लिखोगे, ठीक। अब आते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम फ्रॉम एडीएस अप्रोच। इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है? इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है केन्सियन इकोनॉमिक्स के अंदर में, इक्विलिब्रियम डिराइव होता है एडीएस अप्रोच से, जहां पर एडी इक्वल हो जाएंगे एएस के। तो एडी का कर्व कैसा बनता है? ये बना एडी का कर्व, और एएस का कर्व कैसा बनेगा? एएस का कर्व 45 डिग्री लाइन बनता है। तो जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर यहाँ पर एडी इज इक्वल टू एस हो गए, सो दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। और यहां पर हम लोग एक्स एक्सिस था, यहां पर वाई एक्सिस था, यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे आपका एडी एंड एएस। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, इक्विलिब्रियम इस तरीके से डिराइव होता है। अच्छा, एसआई अप्रोच से क्या होता है? अगेन एडी एएस अप्रोच ले लो या फिर एसआई अप्रोच ले लो, दोनों में बात बराबर ही है। अगर आप एसआई अप्रोच से देखोगे तो सेविंग कर्व कैसा बनता है? सेविंग कर्व आपका नेगेटिव पॉइंट से बनता है, और इन्वेस्टमेंट का, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हम लोग लेते हैं, तो ये बन गया आपका सेविंग का, ये बन गया आपका इन्वेस्टमेंट का। तो इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका बन गया एस
और IA दोनों इक्वल है, तो ये बन गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक, अगेन वही चीज कि आपको सारी चीजें मेंशन करनी है, यहाँ पर X, यहाँ पर Y, यहाँ पर हम लोग इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट सारी चीजों को लेंगे। ये आपका 0 हो गया, यहाँ पर हम लोग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम फ्रॉम ऐसा है। अब देखो इक्विलिब्रियम लेवल की बात करते हैं, जिसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि 3 जो लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और जो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, वो क्या चीजें होती है। तो देखो, अगर हम बात करें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो वो कैसे डिसाइड होगा, तो वो डिसाइड होगा आपका एडी कर्व और एएस कर्व, दोनों जिस पॉइंट पर मीट कर जाएंगे वो हो जाएगा आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। राइट, अब देखते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये कैसे डिसाइड होगा, तो अगेन आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, नीचे में आपको इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट ये सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, इधर आपका एडी और एएस हो गया, सारी चीजें सेम रहेगी तीनों में। ठीक है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, एडी, एएस। अब देखो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अगेन एएस कर्व ड्रॉ करोगे, आपका एडी कर्व होगा, और यहां पर क्या हो रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट, ये जो पॉइंट हो गया दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। राइट, लेकिन इस बार क्या होगा कि ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आपका ऊपर कहीं डिसाइड होगा। यहां पर एडी जो है ये एक्चुअल एडी है। ठीक है, इस बार क्या हो रहा है कि एडी यहां पर पहुंच गया है, तो ये जो सेक्शन हुआ दैट इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे दो, लेट्स एम दे दो, और ये आपका ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। और ये आपका जो था, ये पुराना वाला जो एडी था दैट इज एडी ओरिजिनल, दैट इज सी प्लस आई, ये आपका ओरिजिनल था, बट इस बार क्या हुआ कि उससे ज्यादा आगे चल गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होगा, अगेन वही सारी चीजें होंगी, और एडी कर्व ऐसा बनता है, एएस कर्व ऐसा बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो एडी है ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट वाला एडी है। ठीक है, और ये जो एएस है वो तो हमेशा वैसा ही रहेगा। अब क्या हो रहा है कि उसके नीचे कुछ एडी आपका बन रहा है। ठीक है, ये आपका एडी1, ठीक है, एडी1 है, ये आपका एक्चुअल एडी है। इस बार एक्चुअल एडी नीचे की तरफ रह गया। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे, तो ये जो सेक्शन बनेगा, ये जो एम पॉइंट बनेगा, दिस इज नोन एज अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आई होप यू गॉट इट ऑल दीज थिंग्स। अब आते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पर, जो कि के होता है, और ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज आने से नेशनल इनकम बहुत टाइम्स चेंज हो जाता है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो ये हो गया आपका, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यहाँ पर इनकम लेवल है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड है जिसमें एग्रीगेट सप्लाई और इनकम और ये सारी चीजें भी हैं। राइट, तो ये आपका इनकम का कर्व हो गया वाई, या फिर आप इसको एएस भी मान सकते हो, और एडी का कर्व कुछ ऐसा रहा। ठीक, और एडी जो होता है वो सी प्लस आई होता है। अब देखो यहां पर कितना इनकम का डिटर्मिनेशन हुआ, ये वाई। ठीक है, और ये पॉइंट है यहाँ पर एडी। अब देखो होता क्या है कि इकोनॉमी में छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया गया। ठीक, छोटे से इन्वेस्टमेंट के कारण आपका एडी कर्व जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, एडी कर्व थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। लेट्स से कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट हुआ जिसके कारण से एडी कर्व आपका इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये एडी1 है और इसमें सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई भी है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट हुआ। अब देखो नया जो इनकम जनरेट हुआ है वो कहाँ जनरेट हुआ है, वाई1 जनरेट हुआ। आपने देखा कि जो एडी है मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो छोटा सा ही ग्रो हुआ, छोटा सा ही, यहाँ पर आप देख पा रहे हो गया हो, ये छोटा सा ही ग्रो हुआ है। यहाँ पर चेंज इन्वेस्टमेंट, या फिर यहाँ पर भी आप लिख सकते हो दैट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये छोटा सा ही हुआ, लेकिन इनकम लेवल में चेंज क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से ही बड़ा, लेकिन इनकम लेवल आपका बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो गया, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब एक्सेस डिमांड और डेफिसिएंट डिमांड क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। एक्सेस डिमांड, ये आपका एएस का कर्व हो गया, ये आपका एडी का कर्व हो गया। ठीक है, ये एडी हो गया सी प्लस आई, और ये आपका एएस का कर्व हो गया जिसको आप वाई कर्व भी कह सकते हो, ये आपका एएस का कर्व। अब देखो एक्सेस डिमांड के कंडीशन में क्या होता है कि यहां पर एडी ग्रेटर हो जाता है एएस से, तो आपका जो नया एडी कर्व बन रहा है वो कुछ ऊपर जाके बन रहा है, मतलब आपका बढ़ गया है, और एडी कर्व नया है। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका जो ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था
फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था ना ये, वो अब देखो, अब इसके कारण क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक गैप आ जाएगा। इस गैप को क्या कहते हैं हम लोग? इस गैप को कहते हैं हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप, राइट? इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर एक छोटा सा गैप आ गया है। वो क्या है? क्योंकि एडी ग्रेटर हो गया एएस से, तो आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा समाज में, मतलब इकोनॉमी में महंगाई की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। वैसे ही डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है? डेफिशिएंट डिमांड में हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जिसमें आपका एएस का कर्व बनेगा और एडी का कर्व बनेगा। ये हो गया एएस और ये हो गया एडी, सी प्लस आई। और किसी कारण से आपकी इकोनॉमी में जो एडी है वो घट गया है और एएस ग्रेटर हो गया है। तो मतलब इस कंडीशन में यहां पर आप देखोगे, पहले तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, राइट? अब देखो, अब यहां पे देखो नया आईडी कहां पे बन रहा है? कुछ ये सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई। ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बीच में यहाँ पर एक गैप बन गया है, जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। तो ये डेफिसिट डिमांड के कारण होता है, राइट? अब आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तो वो कैसे डिटरमाइन होता है? तो देखो, एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या रखेंगे? हम लोग रखेंगे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। और यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो जिस पॉइंट पर आपका जो डिमांड कर्व है फॉरेन एक्सचेंज का वो सप्लाई कर्व के इक्वल हो जाए, वहां पर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाता है। तो लेट्स से कि ये मान लो कि आपका डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, डीडी, और सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, एसएस। तो जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर डिटरमाइन हुआ ना, यही आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाएगा। और ये सब चीज किसमें हो रही है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर में, राइट? अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब मान लो कि आपका लेट से कि डिमांड कर्व आपका इंक्रीज हो गया, मतलब डिमांड बढ़ गई, तो नया डिमांड कर्व जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, D1 D1। अब देखो नया डिमांड कर्व बन गया। तो अब देखो, अब आपका एक्सचेंज रेट पहले के तुलना में, पहले एक्सचेंज रेट M था और अब क्या बनेगा एक्सचेंज रेट? अब एक्सचेंज रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एक्सचेंज रेट आपका M1 हो गया। अब इसी में अगर आप ये मान के चलोगे कि अगर आपका डिमांड कम हो गया, तो अगर डिमांड कम हो गया तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि डिमांड कर्व पीछे की तरफ आएगा, और पीछे की तरफ आने के मतलब हो गया कि इसको D2 मान लेते हैं। तो अब जो आपका सप्लाई कर्व कट हो रहा है वो इस पॉइंट पे हो रहा है, मतलब आपका एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट के बीच में क्या हो रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया कि अगर डिमांड बढ़ा तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है कि आलू प्याज है, अगर उसका डिमांड बढ़ जाएगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर डिमांड कम हो गया तो एक्सचेंज रेट भी कम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप सप्लाई पे इसको चेंज करके देखो, अगर आप इसको सप्लाई पे लगा के देखो, ठीक है, यहां पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहां पर एक्सचेंज रेट, ठीक, और आपका डिमांड कर्व कुछ ऐसा बना डीडी, सप्लाई कर्व कुछ ऐसा बना एसएस। अब मान लो कि किसी कंडीशन में आपका जो सप्लाई कर्व है, मतलब सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई अगर बढ़ जाएगा S1 तो पहले एक्सचेंज रेट क्या डिसाइड हुआ था? पहले एक्सचेंज रेट ये डिसाइड हुआ था, डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को काटती है एम पे। अब क्या हो रहा है? सप्लाई बढ़ गया। अब सप्लाई बढ़ जाएगा किसी चीज का, मार्केट में आलू प्याज ज्यादा हो जाएंगे तो उसका दाम कम हो जाएगा ना, तो आप देखो एक्सचेंज रेट आपका कम हो गया। इसी में अगर आपका सप्लाई घट गया रहता, अगर मान लो सप्लाई घट गया रहता, तो ये आपका सप्लाई कर्व बनता S2, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में देखोगे आप तो आपका एक्सचेंज रेट बढ़ा हुआ दिखेगा M2। तो इससे हमें क्या पता चला कि सप्लाई और एक्सचेंज रेट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। सप्लाई बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट कम होगा, सप्लाई घटेगा तो एक्सचेंज रेट ज्यादा हो जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस लेसन। और आई होप कि ये सारे जो ग्राफ्स है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा। एग्जाम में आप इसको पूरा ऐसे ही लिख के आओगे। और कुछ चीजों का ध्यान रखना, लेबल जरूर करना, सारे फुल फॉर्म में लिखना। ऐसा नहीं कि मैंने जैसे इनकम को INC लिख दिया तो वैसे बंद लिख के आना, पूरा लिखना INCOME EMPLOY MENT ऐसे करके आप लिख के आना। एंड जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी जरूर मेंशन करना। अगर 4 मार्कर क्वेश्चन भी है लेकिन स्टिल उसमें डायरेक्ट ग्राफ पूछ दिया है तो उसमें आप ऑब्जर्वेशन जरूर लिखोगे, कैसे कैसे आपने डिराइव किया। एंड अगर कोई दिक्कत है तो आप ले लेना एप्लीकेशन या फिर कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेज सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आपको खुद से
खुद के लिए होना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।